Assalamualaikum and good morning. We are reading this chapter number 1, the Indian Constitution. इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, क्या ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके अंदर कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आ जाती है, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड कब अराइज हुई। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। इसके बाद सारी ज़रूरत पड़ने के बाद कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, कैसे हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे खुद की पॉलिसीज़ को स्पॉइल कर दिया था, कैसे उन्होंने हर चीज़ को ख़राब कर दिया था। फिर इंडिया के लोगों को लगा हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उन्होंने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उन लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। हमने कुछ ऐसी बातें, कुछ अहम बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए, तो इसके अंदर हमने की फीचर्स पढ़ना स्टार्ट करे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स आखिर है क्या। सबसे पहला जो की फीचर हमने पढ़ा था वो था फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री के अंदर। जब एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री के अंदर तो हम उसको बोलते हैं कि वो फ्यूडल कंट्री है। हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही हमारे यहाँ पर। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम भी। हमारे यहाँ पर कितने टायर की गवर्नमेंट है? हमारे यहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट है, जैसा कि हमने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा था। तो स्टेट गवर्नमेंट का हमने पढ़ा था 7th क्लास के अंदर। तो आपको ये अंडरस्टूड हो चुका है कि हमारे यहाँ पर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी कंट्री के अंदर 1 लेवल से ज़्यादा अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो हम उसको फ्यूडलिज्म का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने 7th क्लास के अंदर कांता का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, स्टोरी पढ़ी थी कांता की, जो एक लाइन के अंदर खड़ी रहती है वोट देने के लिए। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पूरा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हमारे लिए काम करने के लिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर सत्ता को एक के हाथ में नहीं दे रखा, हमारे यहाँ पर पावर को डिवाइड कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के हिसाब से हमारी कितने ऑर्गन की गवर्नमेंट है? 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? द फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मैंने जैसे आपको पहले 6-7th क्लास में ही बताया था कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना। क्या कानून बनेंगे, कैसे होंगे, कितनी पावर्स किसके हाथ में होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव। अब वो कानून बन तो गए, उनको लागू करने का काम कौन करेगा? उनको लागू करने का काम करते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है कि वाकई में ही सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तो वो काम होता है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, कि इम्प्लीमेंटेशन देखना कि कौन कितना मान रहा है इन चीज़ों को, कहाँ पर कोई उल्लंघन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं एग्जीक्यूटिव वाले। तीसरा पार्ट आता है जुडिशरी का। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी के बीच में, उस डिस्प्यूट की सुनवाई करना, डिसीजंस लेना, वो किसके हाथ में है? हमारी जुडिशरी की, क्योंकि जुडिशियल डिसीजंस देती है, ये इंसाफ की बातें करते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आती हैं कि सबको अपनी अपनी खुद की पावर्स दे रखी हैं। लेजिस्लेचर वालों की अपनी खुद की पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव वालों की अपनी खुद की पावर्स हैं एंड जुडिशियल वालों की अपनी खुद की पावर है। तो द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर वाले कौन हुए? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम खुद के लिए चुनते हैं वो लोग। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव वाले छोटे ग्रुप के लोग होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर कानून को लागू करने के अंदर, उसको चलाने में काम करते हैं। The judiciary, of which we will read more about in Unit 3 of this book, refers to the system of court in this country.
तो जुडिशरी क्या है, सिस्टम ऑफ कोर्ट है इस कंट्री का। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच वन ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, ये पावर्स का मिसयूज ना हो, इसलिए क्या करा गया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को अपनी अपनी पावर्स अलग करके दी हैं, और इसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक दूसरे की पावर्स पे चेक भी करते हैं कि किसी ने कुछ गलत तो नहीं करा, और इससे पूरा बैलेंस बना रहता है तीनों के अंदर। ये बात हो गई हमारी सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में हम सब ने ही सुना है। फंडामेंटल राइट्स आप जानते हो हमारे हक हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स क्यों दिए, ताकि हमें वो प्रोटेक्ट कर सके, हमें वो बचा सके। क्योंकि पावर्स दे रखी है स्टेट को और सेंट्रल को, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है सिटीजन्स के साथ। उस चीज़ से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, ताकि हमें कोई हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सके। The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution। तो ये जो एक सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, उसको एक और नाम से जाना जाता है कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that the set of written rights would guard against the misuse of state powers in independent India। तो कॉलोनियल जो रूल चलता था ब्रिटिशर्स का, उससे क्या हुआ था, लोगों के अंदर ये शक था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने पहले हमारे ऊपर हक रखा और हमारे सारे पावर्स को, राइट्स को पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसे कहीं ये ना हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो पावर्स दे दी गई हैं स्टेट को या सेंट्रल को, वो भी हमारे साथ ऐसा ना करें। इसलिए एक रिटर्न राइट्स बनाए गए, जो कि हमारे साथ अगर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि सिटीजन्स के साथ गलत नहीं होगा। Fundamental rights therefore protect citizen against the arbitrary and obsolete exercise of power by the state। तो ये बोल रहे हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हर एक सिटीज़न को प्रोटेक्ट करते हैं, और अपनी ऑब्सोलीट जो पावर्स है स्टेट की, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। The Constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as other individual। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है ये राइट्स हर एक इंसान को, स्टेट के अगेंस्ट भी और हर अदर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हैं, मेजॉरिटी भी है, तो कभी क्या होता है मेजॉरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर लेती हैं, तो माइनॉरिटीज़ वालों को के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अलग से प्रोविजंस तक बनाए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये टू फोल्ड है। तो पहला टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, दो उद्देश्य हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला उद्देश्य क्या बताया कि हर एक सिटीज़न को अपने राइट्स को क्लेम करने का हक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग जाति के हो, या आप हिंदू मुसलमान हो, आप गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी पोजीशन जो है उसको क्लेम कर सकते हो। सेकंड ये था कि ये हर एक पार्टी को जो कि रूल्स बनाती हैं या जो पावर के अंदर है, जो सत्ता में है, उनको ये बाइंड करता है, उनको ये बांध के रखता है अथॉरिटी को, कि आप भी कुछ गलत नहीं कर सकते किसी के भी साथ। सारे सिटीजन्स को राइट दे रखा है, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बाइंडिंग है हर एक अथॉरिटी पे, उनको जो कुछ भी करना है इन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही करना ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को के अलावा जो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ताकि हमारे यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आ सके। हमारे इंडिया के अंदर एक बोलते ना एक गाइड के तौर पर हमें मिल सके, कि हमें गाइड मिल सके इंडिपेंडेंट स्टेट की, कि हमारे यहाँ कानून कैसे चलेंगे, इंश्योर कर सकें लॉ एंड पॉलिसीज़ हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ गरीबी को ख़त्म कर सकें। लास्ट जो पॉइंट है वो है सेक्युलरिज्म का।
इंडिया एक इतनी बड़ी स्टेट है और यहाँ पर अलग अलग जाति के, धर्म के, सब तरीके के लोग रहते हैं। अगर आप सोचो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर धर्म को ही प्रमोट किया जाए तो कैसा रहेगा? आपको क्या इन्फ्योरिटी नहीं लगेगी कि भाई हमारे धर्म को तो प्रमोट ही नहीं किया जा रहा? इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर क्या बनाया गया? हमारे इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाया गया। सेक्युलर स्टेट जहाँ पर पर्टिकुलर एक किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता किसी को भी। हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अलग चैप्टर के अंदर, लेकिन इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि हमें ऑफिशियली हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि हमारे क्या काइंड का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना प्ले करता है रोल, इतना इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है हर सिटीज़न के अंदर, पूरी कंट्री में हमारे रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हम उनको इलेक्ट करते हैं। मानो जैसे कि फुटबॉल का गेम है, फुटबॉल के गेम के आपने एकदम से रूल्स बदल दिए तो क्या फुटबॉल के गेम पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव लाओगे तो हमारी पूरी कंट्री के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। हम बदलाव लेकर आते हैं लेकिन वो हमारी जनता के हित में होते हैं और अमेंडमेंट लाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें समय के साथ बदलना भी है। हम जो 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके हिसाब से तो अभी तक चलते हुए नहीं रह सकते, हमें भी ज़रूरत होती है हमेशा बदलाव लाने की। तो अमेंडमेंट्स आते हैं लेकिन वो अमेंडमेंट्स इस तरीके से आते हैं ताकि वो हमारे सिटीजन्स को नुकसान ना पहुंचाएं किसी भी तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं जिनके बारे में अब आगे भी पढ़ेंगे नए चैप्टर्स के अंदर, नए क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे, हायर क्लासेस के अंदर। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि हमारे कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। और देखिए इस पेज के ऊपर आपको फंडामेंटल राइट्स दे भी रखे हैं। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड वन इज़ राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और वो इन फंडामेंटल राइट्स में आता है तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, आराम से आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद कहते हैं कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ गलत होता है तो हम बैठे सब डायरेक्टली आपकी सुनवाई वहाँ होती है। थैंक यू एंड हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग इस चैप्टर को वापस से रीड करके समझिए और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट्स एंड डाउट के अंदर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।